नमस्कार। कार्यक्रम के आज के अंक में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, समय अपनी नियति के अनुसार निरंतर घूमता रहता है और समय रूपी चक्र एक ऐसा पहिया है जो कि निरंतर घूमता रहता है। ऐसे में नई वर्ष की नई उम्मीद के साथ हमें अगले कार्य करना चाहिए और पुरानी बातों को भुलाकर नई बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये उम्मीद पूरे वर्ष चलती रहे। आप हमारे कार्यक्रम में निरंतर कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारियां लेते आए हैं। आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए एक नई उम्मीद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे कृषि से जुड़ी मुख्य खबरों पर। मावठे से गेहूं को लाभ, रबी उत्पादन में कमी की संभावना, कपास उत्पादन बढ़ेगा, लंबे समय तक सहेजें गुलाब, गेहूं में उकटा रोग। मध्य प्रदेश में फसलों की स्थिति को देखते हुए संचालक कृषि श्री मोहन लाल मीणा ने बताया कि मावठा वर्ष रबी फसलों के लिए लाभकारी है। इसका लाभ पौधों के अच्छे विकास के रूप में फसलों को मिलेगा। इस वर्ष गेहूं उत्पादन 175 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि गत वर्ष 174.78 लाख टन गेहूं उत्पादन हुआ था। अब तक गेहूं 56 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। कुल बोनी 102 लाख हेक्टेयर में हुई है। उन्होंने बताया कि गत सप्ताह हुई मावठे की वर्षा से गेहूं फसल को लाभ मिलने की संभावना है। श्री मीणा ने बताया कि गेहूं, चना तथा अरहर के साथ ही अन्य रबी फसलों के लिए कम से कम एक सिंचाई की पूर्ति इस वर्षा से अवश्य ही होगी और पाले की स्थिति भी नियंत्रित होगी, लेकिन भारी भूमि में जल भराव न हो ये भी देखना होगा। ऐसे में जल भराव वाले खेतों में जहां मसूर, चना, सरसों आदि कम जल मांग वाली फसलें बोई गई हों, वहां खेतों से जल निकास करना आवश्यक होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने गत दिनों कहा कि खेती के कम रकबे के कारण रबी फसलों विशेषकर गेहूं, दलहन और तिलहन के उत्पादन में वर्ष 2014-15 में मामूली गिरावट आ सकती है। श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मानसूनी बारिश में 13% की कमी रही है। ये स्वाभाविक है कि रबी फसल पर कुछ असर होगा, लेकिन ये असर कोई खास महत्वपूर्ण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब तक बुआई के कुल रकबे में 2% की कमी रही है और कुल रबी उत्पादन भी वर्ष 2013-14 में मामूली कम रहने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा रबी फसलों पर जारी आंकड़ों के मुताबिक रबी फसलों का कुल रकबा 552.82 लाख हेक्टेयर आंका गया है। गेहूं का रकबा इस दौरान 293.1 लाख हेक्टेयर रहा है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 294.30 लाख हेक्टेयर था। इसी तरह मोटे अनाजों का कुल रकबा इस साल 51.17 लाख हेक्टेयर रहा है। चने का बुआई क्षेत्र इस साल 79.65 लाख हेक्टेयर आंका गया है। दालों का बुआई क्षेत्र इस वर्ष कुल मिलाकर 129.99 लाख हेक्टेयर रहा है। इसी तरह तिलहन का बुआई क्षेत्र इस वर्ष कुल मिलाकर 75.43 लाख हेक्टेयर आंका गया है। भारतीय कपास संघ CAI ने कहा है कि देश में कपास क्षेत्र में चौतरफा प्रगति देखने को मिली और 2014-15 के दौरान 402 लाख गांठ कपास का उत्पादन होने का अनुमान है। देश में कपास उत्पादन जहां वर्ष 2001-2 में 158 लाख गांठ का हुआ था, कपास की एक गांठ 170 किलोग्राम की होती है। वहीं ये उत्पादन वर्ष 2014-15 में दोगुने से भी अधिक होकर 402 लाख गांठ होने का अनुमान है। CAI के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सेठ ने संगठन के 92वीं वार्षिक आम बैठक में कहा, हम कपास उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ने के करीब हैं। उन्होंने कहा कि कपास की खपत में भी अच्छी वृद्धि हुई है और ये वर्ष 2014-15 के दौरान 306 लाख गांठ होने का अनुमान है। कपास खपत में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। श्री सेठ ने कहा कि भारत ने वर्ष 2013-14 में 117.9 लाख गांठ कपास का निर्यात किया और अमेरिका के बाद निर्यात मामले में दूसरे नंबर का देश बन गया है। बगीचों में गुलाब इन दिनों बहुत फूल रहा है। गुलाब को सजावट, गुलदस्ता इत्यादि के लिए उपयोगी माना गया है। इसे अधिक समय तक सहेजने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने होंगे। गुलाब के फूल की कटिंग करते समय तेज धार वाले चाकू से काटें, खींचकर नहीं तोड़ें।
अन्यथा पौधा खराब हो सकता है। कलम तिरछी काटें ताकि उसमें अधिक समय तक नमी बनी रहे। ध्यान रखें, कलम मुड़े या टूटे नहीं। काटने के बाद कलमों को तुरंत पानी में डालें। हवा के संपर्क से कलम जल्दी मुरझा जाती है। पानी में चारकोल, अमोनिया, कपूर कोई एक डालें ताकि फूल ज्यादा समय तक स्वस्थ रखा जा सके। अधिक ठंडे पानी का उपयोग नहीं करें। सर्दी में कुनकुना पानी उपयोग करें। गुलदस्ता हो तो उसमें रोज हल्के पानी का फुहार करें। गुलदस्ता में कली का उपयोग नहीं करें। फूल तोड़कर धूप में नहीं रखें। साथ ही ध्यान रखें कि हर संभव ताजे पानी का उपयोग किया जाए। गेहूं का अंकुरण होने पर अधिकांशतः असिंचित क्षेत्र में उकठा रोग की समस्या आती है। पहले इसकी पहचान करें, फिर नियंत्रण के उपाय अपनाएं। अंकुरण के बाद का उकठा दो कारणों से होता है, एक दीमक के प्रकोप के कारण तो दूसरा फफूंदी के कारण। दोनों को पहचाना जा सकता है। पोई के साथ जड़ाए और खोखला दाना हो तो वह फफूंदी के कारण होता है। इसका उपचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती यदि बुआई पूर्व बीज का उपचार थायरम से या क्लोरोपाइरीफॉस द्वारा किया गया हो। उपचार से खड़ी फसल में प्रकोप बढ़ने की संभावना कम होती है। जिस किसान भाई ने बीजोपचार नहीं किया तो वह भविष्य के लिए सबक होगा। यदि प्रकोप कहीं कहीं हो तो यथासंभव खाली स्थान पर स्वस्थ उपचारित बीज डालें और झारे से सिंचाई करें ताकि पौध संख्या कम होकर उत्पादन प्रभावित नहीं हो पाए। क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर ग्रसित क्षेत्र में डालें ताकि दीमक के प्रकोप पर विराम लग सके। खबरें खेती में फिलहाल किसान भाइयों इतना ही। आप देखिए मंडी भाव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय कृषि महिलाओं के योगदान के बगैर अधूरी है। महिलाओं का योगदान हमारी कृषि को और अधिक उत्पादन देता है और अधिक वृद्धि भी देता है। आज हम बात करेंगे महिला उद्यमिता विकास पे। इस विषय पर हम और विस्तृत जानकारी लेंगे हमारी विशेषज्ञ शीला रघुवंशी से। नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है महिला उद्यमिता विकास। महिला उद्यमिता विकास का जो यह विषय है उस विषय से हम सभी अवगत हैं कि महिलाओं की आज हमारी कृषि में, हमारी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान है। हम सब इस चीज को मानते हैं कि महिलाओं का
कृषि में और हमारी अर्थव्यवस्था में अद्वितीय स्थान है। अद्वितीय स्थान है, उस चीज़ का कोई, हम किसी चीज़ से उसको रिप्लेस ही नहीं कर सकते हैं कि महिलाओं का योगदान हमारे यहाँ पे किस तरीके से। आज हम जानते हैं कि भारतवर्ष में अधिकतर महिलाएं शिक्षित हो चुकी है, और अगर महिलाएं शिक्षित है तो वे चाहती हैं कि घर से बाहर निकलकर, चार दीवारी से बाहर निकलकर वो अपनी एक पहचान बनाए, अपनी क्षमताओं को, अपने ज्ञान को दुनिया के सामने लाकर अपनी क्षमताओं को वो सिद्ध करे कि हम में ये काबिलियत है कि हम अपना उद्यम, हमारा व्यवसाय चला सकते हैं, और स्वयं के साथ साथ समाज के अन्य लोगों के लिए भी हम जो है जीविका उपार्जन के आय के स्रोत जो है उनका सृजन कर सकते हैं। यही आज महिला उद्यमिता विकास का मूल कंसेप्ट है। महिला उद्यमिता विकास से मेरा तात्पर्य यह है कि महिला उद्यमिता विकास एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें कि एक महिला उद्यमी अपनी प्रबंधन की क्षमताओं के साथ में, ज्ञान के साथ में, नवीनीकरण की सोच के साथ में किस तरीके से एक उद्यम का सृजन करती है और उस उद्यम का प्रबंधन करती है, उसमें नियंत्रण करती है, किस तरीके से उस उद्यम से जुड़े हुए लोगों का नेतृत्व करती है और समाज के लिए नए नए रोजगारों का अवसर पैदा करती है। यही उद्यमिता विकास है। उद्यमिता विकास की हमारे यहाँ पे यह कोई एक नया कंसेप्ट नहीं है, यह एक बहुत ही पुरानी चीज़ है जो हर महिला में इस चीज़ की काबिलियत है। बस कुछ समस्याएं जो सामने आती है उस चीज़ को हमें मिलकर सुलझाने की ज़रूरत है। विवाहित उद्यमी महिलाओं के परिवार व पति के शैक्षणिक स्तर। अब इस स्थिति में किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि जो महिलाओं के पति और उसके परिवार का शैक्षणिक स्तर होता है वह कम होने की वजह से वे महिलाओं को चार दीवारी में ही बाधित करके रख देते हैं। वे उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते हैं। वे उनकी जो सीमाएं हैं वे तय कर देते हैं कि ये आपका घर है, ये परिवार है, ये रसोई है, ये बच्चे हैं, इन्हीं के बीच में आपको अपना जीवन यापन करना है, और उनकी क्षमताओं को वहीं पे खत्म कर देते हैं। अब इस तरीके से सोचिए किसान भाइयों, ये इतनी सारी समस्याएं जो है वो महिला उद्यमी के विकास में रोड़े का काम करती है। वित्तीय समस्याओं को छोड़ के आप ये बताइए मुझे कि क्या कुछ समस्याएं ऐसी नहीं है जो आप और हम मिल बांटकर उन समस्याओं का समाधान निकाल सकें? बहुत सी समस्याएं ऐसी है जो सामाजिक है, जिस तरीके से महिलाओं को कमजोर समझना, घर से बाहर निकलने से उन्हें रोकना, इन सभी समस्याओं का हमें मिलकर ही समाधान निकालना होगा, क्योंकि जहां समस्याएं हैं वहां समाधान भी है। सिर्फ जरूरत है हमारी मानसिकताओं को बदल करने की। इसीलिए सुझाव के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले महिलाओं को जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, उन पे विश्वास जताना होगा कि आप आगे बहुत कुछ कर सकती है। उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी करनी होगी, उन्हें पढ़ने से कभी रोकना नहीं होगा। दूसरी बात, उन्हें बताना होगा कि किस तरीके से वित्तीय समस्याएं, लोन का लेना देना, आप अपनी बही खाते किस हिसाब से आप तैयार करेंगी, उनको उसका प्रबंधन किस हिसाब से करेंगी, और आप अपने ग्राहकों की पसंद नापसंद किस तरीके से समझेंगी, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देने होंगे। प्रशिक्षण के दौरान जो का पाठ्यक्रम है उसका इस तरीके से निर्धारण करना होगा कि जो जिसमें महिला उद्यमी रुचि ले सके, ताकि रुचि लेकर वो अच्छी तरीके से उस चीज का लाभ ले सके। और उन्हें इस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करनी होगी उनके लिए, ताकि उनके उद्यम से संबंधित वह महिलाओं को आपस में जुड़े और आपस में मिलकर कुछ जो है वो अपनी परेशानियों का समाधान साझे रूप से निकाल सके। तो इन सभी बिंदुओं के साथ में महिला उद्यमिता विकास के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम कह सकते हैं महिला उद्यमिता विकास महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। यही पहली सीढ़ी है, और यदि एक महिला का विकास होगा, एक महिला उद्यमी सशक्त होगी, तो उसका परिवार सशक्त होगा, हमारा गांव सशक्त होगा और हमारा पूरा राष्ट्र का सशक्तिकरण होगा। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में
स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यदि मेहनत और लगन से कार्य किया जाए तो निश्चित ही सफलता हासिल होती है। ऐसे ही हमारे बीच के एक कृषक हैं वीर सिंह, जिन्होंने कृषि में एक नया मुकाम हासिल किया। ये कैसे, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी इनकी कहानी। किसान भाइयों, समन्वित खेती का एक नमूना हमें आज ग्राम पिपलिया मीरा जो सीहोर जिले में है यहाँ देखने को मिला। और यहाँ के जो किसान हैं वीर सिंह जी, आइए इनसे बात करते हैं। कृपया नाम बताएं अपना। वीर सिंह मेवाड़ा। क्या क्या खेती करते हैं आप यहाँ पे? सर लहसुन की होती है, प्याज की होती है, और अब जो गोभी की होती है सर, सेम की होती, बैगन की होती, बहुत सी खेती होती सर। यहाँ ये बताएं कि खरीफ में आपने क्या क्या खेती की थी आपने? सर खरीफ में अब जो सर गेहूँ है, और जो बल्लर है सर, लहसुन है, प्याज है, और गोभी वोभी होती रहती सर, मूली भी होती है सर। ये बल्लर आपने कब लगाई थी? सर ये जून के महीने में लगती सर बल्लर। तो जो कितने एरिया में लगी हुई है आपके यहाँ? सर ये है 1.5-2 एकड़ में है सर जी। तो इसमें कितना बेच लेते हैं आप? सर अब वो भाव के ऊपर रहता है जी सब कुछ। अगर भाव मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर डामाडोल न दिया रहती सर थोड़ी। कभी भी कितना बिक जाता है आपके यहाँ? सर 200-250 रुपये क्रेट चलती सर जी। अच्छा जी जी। और यहाँ पे देखा है कि हमने पपीता भी आपने लगा के रखा हुआ है। हाँ सर। और कृपया बताएं इसके बारे में। सर पपीता की भी अच्छी खेती है सर। वो क्या है 200-250 रुपये क्रेट वो भी चली जाती सर। आपके पास कितनी ज़मीन है? सर 10.5-11 एकड़ ज़मीन है सर। और कितने भाई हैं आप लोग? 4 भाई हैं सर। तो कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं आप लोग? सर वो सब अपना अपना अलग अलग करते हैं सर। तो आपके हिस्से का आप कितना कर पाते हैं बताइए? सर 2-2.5 एकड़ में वो सब्जी का काम कर लेते हैं, बाकी गेहूँ हो जाता है, बाकी बची हुई में ये होता है। तो सब्जी में बल्लर के अलावा क्या क्या लगाया आपने? सर बल्लर के अलावा सर अभी बैगन है, गोभी है, और उसके बाद ये प्याज है, लहसुन है, बस यही सब्जी है सर अभी। अब ये गर्मी की तैयारी चल रही है सर। वो आप ये बताएं कि अभी जो मौसम जो खराब हुआ था, इसका आपकी फसल पे क्या प्रभाव पड़ा है? सर इस पे ये फूल वूल नष्ट हो गए सर, और कुछ थोड़ी सी सर्दी पड़ गई थी सर बीच में, तो उससे ये बल्लर सेम जो है जल चुकी सर। अब इसकी मेहनत कर रहे हैं सर, डबल से तैयार होगी ये, फिर फल आएगा इसमें जी। ये गेहूं में जो इसका ठंड पाले का फर्क पड़े और सब्जियों पे किस पे क्या किया आपने? सर अब पाले के लिए, ठंड के लिए तो सर अब जैसे गबोट में जो गेहूं थे उसमें नुकसान है सर, वो जो गबोट में नहीं थे छोटे थे उसमें नुकसान नहीं है सर अभी जेरी है सर। और दूसरे भाई आप क्या करते हैं? वो भी यही काम करते हैं सर, और जानवर भी है, डेयरी एरी का काम भी करते हैं। अच्छा जी सर। आपके पास भी जानवर हैं? हाँ जी सर। 8 जानवर हैं आपके? 8-10 भैंसे हैं सर, और 2-3 गाय हैं सर। और नई डेयरी पे दूध, सांची वाली डेयरी पे दूध जाता है सर। अच्छा जी। कैसे क्या मैनेज करते हैं उसको बताएं? सर अब वो दाना सीहोर से आता है सर, और बाकी दोनों टाइम दूध निकाल के डेयरी पे जाता है सर, 20-25 रुपये लीटर पड़ जाता है। अब एक टाइम का जानवर का खाना हो जाता है, बाकी अपने को एक टाइम का अपने को मिल जाता है। अच्छा। जी जी सर, ये रहता है। ये बताएं कौन कौन सी भैंसे हैं आपके? सर मुर्रा भैंसे हैं सर, ये पूरी ये हरियाणा पंजाब वाली है ना, ये भैंसे हैं सर। उसके देखभाल के लिए कैसे क्या करते हैं आप? सर देखभाल के लिए सर उनके लिए ये रच का बोते हैं सर, और उसकी देखभाल करते, दूध वूध निकालते सर, ये रहता सर। मेहनत तो करना पड़ती है सर थोड़ी। अभी आपके सर प्याज भी लगाई है, तो कैसे आपने मैनेज करते हैं? सर प्याज का रोप सर तैयार करके और फिर खेत को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद रोप उतारना पड़ती सर खेत में, फिर उसकी निंदाई गुड़ाई होती सर, ये रहता है। अभी गर्मी के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? सर गर्मी के लिए अभी सर भिंडी के लिए खेत तैयार है सर, भिंडी अंडी लगाएंगे, कुछ टमाटर लगाएंगे सर, ये है सर। चल रहा है कि फसलों पे जो है, सब्जियों पे खासकर कीटनाशकों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, इससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप अपने
कीटनाशक का उपयोग कम कैसे करते हैं, बताएं कैसे मैनेज करते हैं? सर वो कीटनाशक तो कमजोर नहीं हो सकता सर, वो क्या रहता है कि मौसम के ऊपर रहता है। जैसे मौसम अगर गड़बड़ा जाता है तो सर उसमें क्या है कीटनाशक ज़्यादा लगता है सर, तो उसे कंट्रोल करने के लिए सर दवाई तो डालनी पड़ती है, नहीं तो फसल नष्ट हो जाती है। दवाई तो डालते हैं, जैसे मान लो कि ना भाई ऐसा कुछ है ना कि दवाई डालने के कितने दिन बाद आप तुड़ाई करते हैं फसल की? सर दवाई डालने के सर 10 रोज बाद तुड़ाई होती सर, के उसका जो जहर जो रहता है वो कमजोर पड़ जाता सर। जी सर। तो यहाँ पर क्या सब्जी धो के देते हैं, कैसे क्या करते हैं? नहीं सर, सब्जी तोड़ने के बाद धुलती है सर, धुलने के बाद उसे क्रेट में तैयार करी जाती है, फिर भोपाल पहुँचाते सर। किसान भाई यहाँ एक बहुत अच्छी देखने वाली बात ये है कि इन्होंने अपने खेत पे सभी प्रकार के सिस्टम को लागू किया है, जैसे यानी कि ये पशुपालन है और इन सब चीज़ों को समन्वित रूप से किया है, जिससे इनको सभी तरह से लाभ हो सकता है। और किसान भाई ऐसी आशा है कि आप इसी प्रकार के समन्वित खेती का उपयोग करें, ऐसी इन सब चीज़ों को लगाएं जिससे आपको लाभ हो सकेगा। धन्यवाद। अम्मा जी मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने, आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है हर अंक की तरह ये अंक भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपको कैसी लगती हैं? यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र द्वारा अपने विचार सूचित कर सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।